रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर पढ़ रहे थे और ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 को हमने जहाँ से एंड किया था, आइए इस लेक्चर को वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को अब हम आर से यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, ओके। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो हमने पढ़ा भी था कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 तरह के होते हैं, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। एक तो फर्स्ट हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये भी 2 तरह का होता है, ऐसा एनसीईआरटी में टर्म दे रखा है पर एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया है इसे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, पहला हो जाएगा ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है फैकल्टेटिव एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मैं ये टर्म गलती से नहीं लिख रहा हूँ, सच में लिख रहा हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा टाइप ही होता है फैकल्टेटिव एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये गलती से नहीं लिखा जा रहा है। इसी तरीके से एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी 2 तरह का होता है, पहला हो जाएगा ऑब्लिगेट एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा हो जाएगा फैकल्टेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। ये यहाँ पे टर्म एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइप हैं, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि फैकल्टेटिव एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसका टाइप है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि फैकल्टेटिव एनएरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है, ओके। ऐसा क्यों है हम इसे देखेंगे डिटेल में, पर ये किसका कौन सा टाइप है इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो सरवाइव करे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करे, बट ऑक्सीजन जब एब्सेंस हो जाए तो वो रेस्पिरेशन ना कर पाए। मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म विच रिस्पायर्स। देखिए ऑब्लिगेट मीन्स होता है ओनली, आप याद रखिए ऑब्लिगेट मीन्स होता है ओनली। तो ऑर्गेनिज्म विच रेस्पायर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करे वो हो जाएगा ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फैकल्टेटिव क्या हो जाएगा, फैकल्टेटिव एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है, इसमें हो जाएगा ऑर्गेनिज्म विच यूजुअली रिस्पायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। डेफिनेशन लिखते हैं आपको क्लियर हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म विच यूजुअली रिस्पायर in presence of oxygen but if O2 absent। यहाँ पे आप अब समझिए तो फिर आगे का डेफिनेशन लिखते हैं हम। देखिए फैकल्टेटिव एनएरोबिक रेस्पिरेशन, फैकल्टेटिव मीन्स आप समझिए वो अपने प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, अपने प्रॉपर्टी को, अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहा है, अपने फैकल्टी को चेंज कर रहा है। एक ऐसा एरोबिक रेस्पिरेशन वाला ऑर्गेनिज्म जो अपने कैरेक्टर को ही चेंज कर ले रहा है। अब डेफिनेशन में देखिए, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो कि यूजुअली मीन्स अक्सर तर रिस्पायर करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, बट इसके सामने अगर मुसीबत आ गई और ऑक्सीजन इन केस नहीं मिला, इसको ऑक्सीजन एब्सेंट है, तब भी ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, बट एनएरोबिकली करेगा। इफ O2 एब्सेंट देन इट रिस्पायर्स एन एरोबिकली। अब बात को समझिए, देखिए अगर जो पहला केस है ऑब्लिगेट वाला, इसमें अगर ऐसा कोई कंडीशन हो जाए कि O2 गायब हो जाए, काफ़ी दिनों तक इसको O2 ना मिले, काफ़ी दिनों तक इस ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन ना मिले, तो क्या ये रेस्पिरेशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और रिजल्ट क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। पहले वाले केस में ओनली लिखा है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये रेस्पिरेशन करेगा, ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑर्गेनिज्म की
डेथ हो जाएगी। बट फैकल्टेटिव में क्या है कि ये हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यूजुअली तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करता है, बट इसके सामने अगर कोई ऐसा कंडीशन आया कि ऑक्सीजन इसको नहीं मिल रहा है तो ये एनएरोबिकली भी रेस्पिरेशन कर लेगा। ये है ऑर्गेनिज्म एरोबिक ही, ये फैकल्टेटिव एनारोबिक वाला भी ऑर्गेनिज्म एरोबिक ही है, बट इसके पास एक कैरेक्टर है कि अपने फैकल्टी को चेंज कर ले रहा है। ऑब्लिगेट मीन्स आप क्या समझिए, ओनली समझिए, या फिर तो इसे आप प्योर भी बोल लीजिए, प्योर। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये प्योर एरोबिक है। ये जो ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कैसा ऑर्गेनिज्म होगा, प्योर एरोबिक होगा, प्योर एरोबिक होगा। एनारोबिक कंडीशन में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ओके, एनारोबिक कंडीशन में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से जो ऑब्लिगेट एनारोबिक है ये भी कैसा होगा, प्योर एनारोबिक होगा, प्योर AROBIC। ये कैसा होगा, प्योर एनारोबिक होगा। मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही सरवाइव करेगा। ऑक्सीजन अगर इसे मिल जाएगा तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। मीन्स ऑर्गेनिज्म विच रिस्पायर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो ऑब्लिगेट एनारोबिक होगा ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही रेस्पिरेशन करेगा। ओके, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही रेस्पिरेशन करेगा। और फैकल्टेटिव है तो ये वापस से अपनी फैकल्टी को चेंज करेगा, अपने प्रॉपर्टी को चेंज करेगा। तो कैसे चेंज करेगा, ये है तो एनारोबिक, बट ऑक्सीजन मिलने पर ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करेगा। डेफिनेशन लिखते हैं, आप पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिज्म विच यूजुअली रिस्पायर, सॉरी यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑर्गेनिज्म विच रिस्पायर्स ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एनारोबिक है ना, तो एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म विच रिस्पायर्स यूजुअली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ये रिस्पायर करता है। बट अगर इसके सामने ऑक्सीजन आ जाए, बट इफ O2 इज प्रेजेंट, अगर इसके सामने ऐसा केस हो जाए कि O2 प्रेजेंट है, देन इट रिस्पायर्स एरोबिकली, देन इट रिस्पायर्स एरोबिकली। अब क्या ये जो वर्ड्स है, वर्ड्स में आप उलझिए नहीं, वर्ड्स में आप देखिए तो ये यहाँ पे फैकल्टेटिव एरोबिक लिखा है, बट ये टाइप है एनारोबिक का। तो वर्ड्स को आप क्लियर कीजिए। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से जो पैरासाइट होते हैं, ये नोट में मैं बता रहा हूँ, ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, पर इस टॉपिक कुछ ऐसा ही है तो बता देते हैं। जो पैरासाइट है वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो हो जाएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, और दूसरा हो जाता है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट हो जाता है यहाँ पे, सैप्रोफाइट। और इसी तरीके से जो सैप्रोफाइट हैं वो भी दो तरह के हो जाएंगे, जो सैप्रोफाइट हैं वो भी दो तरह के हो जाएंगे। एक हो जाएगा ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, और दूसरा हो जाता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो ऐसा क्यों है, डेफिनेशन हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो ये तो प्योर पैरासाइट होगा, प्योर पैरासाइट, ये प्योर पैरासाइट होगा। मीन्स अगर इसको इसका होस्ट नहीं मिला, पैरासाइट किस पे निर्भर होते हैं, अपने होस्ट पे। अगर इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट को अपना होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। बट फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट में क्या होगा, ये पैरासाइट है बट प्योर नहीं होगा। मीन्स ये क्या होगा, यूजुअली पैरासाइट रहेगा, यूजुअली UALLY, यूजुअली कैसा होगा, ये पैरासाइट होगा, बट इन एब्सेंस ऑफ होस्ट, बट इन एब्सेंस ऑफ
होस्ट, अगर इसका होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, इसको अपना होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा तो एक्ट एज सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट की तरह एक्ट करने लगेगा, मीन्स सड़े गले पे निर्भर हो जाएगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे निर्भर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। इसी तरीके से जो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है, इसमें क्या हो जाएगा, ये प्योर सैप्रोफाइट होगा। प्योर सैप्रोफाइट मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली 100% किस पे डिपेंड होगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होगा, 100% डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होगा। बट फैकल्टेटिव जो पैरासाइट है ये टाइप है सैप्रोफाइट का, फैकल्टेटिव पैरासाइट सैप्रोफाइट का टाइप है, जिसमें क्या होगा, ये यूजुअली होता है सैप्रोफाइट, यूजुअली कैसा होगा, ये सैप्रोफाइट होगा, क्योंकि सैप्रोफाइट का टाइप है, यूजुअली सैप्रोफाइट होगा। बट इन एब्सेंस ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर, सैप्रोफाइट किस पे फीड करते हैं, बट इन एब्सेंस ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर ये किसके तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज पैरासाइट, अपने फैकल्टी को चेंज करके पैरासाइट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। देखिए ऑब्लिगेट पैरासाइट का एग्जांपल देखिए तो आपको समझ में आएगा। वायरस, वायरस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसमें आपको एग्जांपल नहीं पढ़ना है, ये जो रेस्पिरेशन का टाइप्स है इसमें आपको एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं दिया है, एनसीईआरटी में सिर्फ एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये यूज किया है, इसलिए मैंने टर्म्स को यहाँ पे क्लियर किया है। ओके, तो यहाँ देखिए कि वायरस कैसे होते हैं, वायरस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्यों, क्योंकि अगर वायरस को उसका होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, मीन्स अगर वो लिविंग सेल के अंदर नहीं है, इन्वायरमेंट में डेड एंड डिकेइंग मैटर पे प्रेजेंट है, तो ये वायरस लिविंग नेचर नहीं शो करता है। वायरस कब लिविंग नेचर शो करेगा, जब ये अपने होस्ट पे होगा, प्योर पैरासाइट है, जब ये अपने पैरासाइट पे होगा, पैरासिटिक होस्ट पे होगा, उसी कंडीशन पे ये अपना लिविंग नेचर शो करेगा। बट अगर ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे प्रेजेंट है तो ये अपना पैरासिटिक नेचर नहीं शो करेगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक फ्लो चार्ट पढ़ा था, उस फ्लो चार्ट का एक रिवीजन कर लिया जाए थोड़ा जल्दी में, कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या हो रहा था। ग्लूकोज हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज हो रहा है, ये पॉइंट हमने नोट किया था कि ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज हो रहा है, और ये ग्लूकोज जाएगा ग्लाइकोलिसिस पाथवे में, ग्लाइकोलिसिस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमपी पाथवे बोलते हैं। और ये ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस होगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। जब इसका ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में जब हो जाएगा तो ये बना देता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बना देता है। और पायरुविक एसिड आपको पता होगा कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए इसका 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड बन जाता है। अब इस पायरुविक एसिड का क्या होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आप पिछला फ्लो चार्ट देखिए, वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगा, बस ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, रिवीजन का है ये, इसे नोट नहीं कीजिए आप। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा। ओके, साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा, और इस केस में ये करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा तो करेगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, इस केस में ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। तो आज के दिन पे हम ये ग्लाइकोलिसिस टॉपिक को ही स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे, क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें बीच में पढ़ना है, तो इसीलिए आज के दिन पे सिर्फ और सिर्फ ये ग्लाइकोलिसिस टॉपिक को स्टार्ट करके एंड कर देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर मीन्स पायरुविक एसिड आज हम बना लेंगे। ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये 10 स्टेप का रिएक्शन है, 10 स्टेप का रिएक्शन है। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप का नहीं है,
10 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो वो स्टेप्स क्या क्या होंगे आज हमें क्लियर हो जाएंगे। पायरुविक एसिड आज बन जाएगा और इसके आगे का रिएक्शन मीन्स एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो उससे पहले मैंने बोला कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और भी है जिसे हमें पढ़ना है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और भी है जिसे हमें पढ़ना है, वो है एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड। एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड हम देखते हैं कि हमें रेस्पिरेशन में कुछ कंपाउंड्स बन रहे हैं। रेस्पिरेशन का मोटिव क्या होता है? हमें एनर्जी का प्रोडक्शन करना है। तो एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होगा? कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि फॉर्म हो जाते हैं, रेस्पिरेशन के टाइम पे फॉर्म होते हैं और उन्हीं कंपाउंड्स से हमें एनर्जी मिलता है। आप इसका एग्जांपल देखिए तो आपको समझ में आएगा। एक तो हो जाएगा ATP, बहुत कॉमन है, आपने कई बार सुना होगा ATP। और एक हो जाएगा GTP, NADP हो जाएगा, सॉरी NAD यहाँ पे रहेगा, NAD और FAD। तो इन सारे कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग नॉलेज ले लें। आपने ATP टर्म तो बहुत बार सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ATP एक्चुअल में होता क्या है? आखिर ATP के कौन से बॉन्ड में एनर्जी होता है? कौन सा बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी मिलेगा? ऑक्सीजन फास्फोरस का, कार्बन ऑक्सीजन का, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स तो होते हैं ना यहाँ पे। तो ये जो एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड है इसमें हमें ATP के बारे में पढ़ना है, GTP के बारे में पढ़ेंगे, NAD और FAD के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम, जो कि NCERT में नहीं दिया है, बट हम ATP तो बार बार पढ़ रहे हैं ना। तो ATP के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होनी ही चाहिए। ATP के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, तो वही आज हम यहाँ पे कलेक्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा जो कि हमें इसमें पढ़ना है वो होगा ATP। क्या आपको ATP का फुल फॉर्म पता है? ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये है ATP का फुल फॉर्म। यहाँ T मीन्स है ट्राई और P मीन्स है फॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और इसे बोलते क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमें एनर्जी चाहिए होता है तो ATP के हाइड्रोलिसिस से ही हमें एनर्जी मिलता है, इसलिए हम इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। अब देखिए, जो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है ये एक तरह का न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। अब आप पूछेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो आपने DNA और RNA पढ़ा होगा। आपने जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा होगा, तो वहाँ से आप इस नॉलेज को देखिए, रिवीजन कीजिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो पर यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता दूं, जो ATP होता है वो सिमिलर होता है। ATP इज सिमिलर टू न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA एंड RNA। न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट कहाँ होता है? न्यूक्लियोटाइड DNA और RNA में प्रेजेंट होता है। तो ATP भी एक तरह का न्यूक्लियोटाइड ही है। ATP भी एक तरह का क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। आइए इस ATP नाम का ऑपरेशन करते हैं थोड़ा सा। अब ATP में क्या कंपोनेंट होते हैं ये जानने से अच्छा है कि इस नाम को ही हम लोग ऑपरेट कर लिया जाए। देखिए, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है ना, ये इसका नाम है। तो ट्राईफॉस्फेट से पहले आपको क्या समझ में आ रहा है? ट्राईफॉस्फेट का मीनिंग होगा 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पे है ना। नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। और एडिनोसिन जो है वो 2 कंपोनेंट का बना हुआ है, एक तो है एडिनिन और दूसरा राइबोज शुगर का।
राइबोस शुगर का बना है। जो एडिनोसिन है वो एडेनिन का बना है और राइबोस शुगर का बना है। अब आप पूछेंगे एडेनिन क्या होता है, तो मैं बता दूं एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है। अब आप पूछेंगे कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, तो ये प्यूरीन है। इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर में लीजिए, यहाँ पे इतने का ही रिक्वायरमेंट है, उतना ही हम पढ़ते हैं। तो एडेनिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस में दो तरह के होते हैं, एक प्यूरीन और दूसरा पिरामिडीन। तो एडेनिन यहाँ पे प्यूरीन है। राइबोस शुगर क्या है, 5 कार्बन का एक शुगर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना। 5 कार्बन का एक शुगर है। एटीपी इज सिमिलर टू न्यूक्लियोटाइड ऑफ, यहाँ पे डीएनए हटा दीजिए, न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए रखिए। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होता है और आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। और यहाँ आप देखिए एटीपी में भी राइबोस शुगर प्रेजेंट है, इसलिए एटीपी इज मोर सिमिलर टू आरएनए। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिए। डीएनए के सिमिलर नहीं है, ओनली आरएनए के सिमिलर है। यहाँ पे शुगर है 5 कार्बन का, तो इसे हम बोलेंगे पेंटोज। और शुगर में दो तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो राइबोस शुगर जो है उसमें एल्डिहाइड होता है, इसलिए इसे हम एल्डोपेंटोज बोलेंगे, है ना। समझना इतने पॉइंट को आप, इसे हम एल्डोपेंटोज बोलेंगे। अब ये जो फॉस्फेट है कहाँ से आता है, फॉस्फोरिक एसिड से आता है। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होगा, H3PO4। स्ट्रक्चर बनाऊं तो P पे डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड OH। ये हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, तो देखिए इसमें 3 कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं। पहला कंपोनेंट एडेनिन, दूसरा कंपोनेंट राइबोस शुगर और तीसरा कंपोनेंट फॉस्फेट है ना। तो इन तीनों का अरेंजमेंट बनके एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम एटीपी बोलते हैं। आइए हम एटीपी के मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो देखिए अगर हम शुगर को S से रिप्रेजेंट करें, दूसरा पेन ले लेते हैं। शुगर को अगर हम S से रिप्रेजेंट करें और एडेनिन को A से, तो शुगर एडेनिन जो होता है वो शुगर से अटैच्ड रहता है। अब किस बॉन्ड से अटैच्ड होगा यहाँ पे बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, यहाँ पे वैसे N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये शुगर और एडेनिन के बीच में बॉन्ड बना है और इसी शुगर का एक OH मॉलिक्यूल, ये क्या हम बना रहे हैं, शुगर का OH बनाया है मैंने। ये जो शुगर का OH मॉलिक्यूल है ये फॉस्फोरिक एसिड के OH से रिएक्शन कर लेगा। फॉस्फोरिक एसिड के OH से रिएक्शन कर लेगा। और ऐसे ही कितने फॉस्फोरिक एसिड होंगे, 3 होंगे। ऐसे ही 3 फॉस्फोरिक एसिड होंगे यहाँ पे। एक यहाँ आगे भी बनाना पड़ रहा है, समझिए ये इधर ही होगा, यहाँ का पार्ट नहीं है ये, समझ रहे हैं आप। 3 फॉस्फोरिक एसिड होंगे, शुगर होगा जो कि राइबोस शुगर है, साथ में एडेनिन होगा, है ना। तो शुगर में क्या है, OH है और ये है एसिड, ये हुआ एसिड। और ये OH मीन्स आप बोल सकते हो अल्कोहल है। अल्कोहल और एसिड के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल का हाइड्रोजन होता है और एसिड का OH होता है। एसिड का OH और अल्कोहल का हाइड्रोजन, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। मीन्स हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं फॉस्फेट स्टेरिफाइड विथ शुगर, स्टेरिफाइड विथ शुगर। और स्टेरिफाइड हुआ तो रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गया। मीन्स एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ पे निकल गया। डिहाइड्रेशन या फिर तो आप कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन हो गया मीन्स यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, इसी तरह से यहाँ से 3 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा और एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब लाइए यहाँ पे हम फाइनल ATP का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो ATP के फाइनल स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये हुआ शुगर,
शुगर के साथ में ये हुआ एडनिन और ये हुआ ऑक्सीजन एंड देन ये जो ऑक्सीजन बचा हुआ है एंड देन ये फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड O और नीचे एक साइड में OH, फिर यहाँ पे O और एक फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O नीचे एक साइड में OH, फिर यहाँ पे O और यहाँ पे P पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी OH और लास्ट में यहाँ भी OH है OH। तो ये है ATP का स्ट्रक्चर। क्या आप देख पा रहे हैं ये ATP का स्ट्रक्चर? इसमें ये है शुगर, हमने शुगर का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है, यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए। तो यहाँ भी शुगर हो जाएगा, ये एडनिन हो जाएगा और यहाँ पे 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़े हैं, जिसमें से ये क्या होगा, टर्मिनल फॉस्फेट का बॉन्ड होगा। टर्मिनल मीन सबसे किनारे वाला फॉस्फेट, ये एक दूसरा उसका बॉन्ड होगा और ये तीसरा बॉन्ड होगा। ये बॉन्ड कैसे होते हैं? ये एस्टर बॉन्ड हैं। ये सब बॉन्ड कैसे हैं? एस्टर बॉन्ड है। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? एस्टर बॉन्ड होगा। और इसमें से जो 3 बॉन्ड है, इसमें से जो ये किनारे के 2 होते हैं, ये हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। टर्म को ध्यान दीजिए, हाई एनर्जी बॉन्ड। ये किसका स्ट्रक्चर है? ATP का है। अब ADP में क्या होगा? D इज फॉर, देखिए ADP, यहाँ पे D मीन्स होता है डाई फॉस्फेट। तो ये जो एक फॉस्फेट है इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। मीन्स जब यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस क्यों बोल रहे हैं, ATP का हाइड्रोलिसिस मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जब हम वाटर का एडिशन कर दें वापस से तो यही तो बन जाएगा, एक फॉस्फेट हट जाएगा। मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे एडिशन किया तो एक फॉस्फोरिक एसिड हट जाएगा, है ना। तो ATP का क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। मीन्स वाटर के प्रेजेंस में इस ATP मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा, तो इसलिए उस वहाँ पे हम टर्म बोल रहे हैं क्या? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो ये टर्म ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस। तो ATP से जब ADP कन्वर्ट होता है तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है और यही होता है वो फॉस्फोरिक एसिड ही होता है। तो क्या आप इतना पॉइंट समझ पा रहे हैं? ये ATP का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए आगे चलते हैं। ये मैंने 50-50 पेज को डिवाइड किया हुआ था, तो मिक्स नहीं कीजिएगा, आप नीचे में ही इसे नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, ओके। तो हमें क्या समझ में आया जो हमने पढ़ा उससे, कि ये जो ATP है, अगर हम इसका क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, मीन्स वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवा दें, हाइड्रोलिसिस, और एक फॉस्फेट का मैं अभी हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, तो ये बना देगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। समझ रहे हैं आप? अगर मैंने एक फॉस्फेट को हटाया, आपने देखा था कि लास्ट में 2 हाई एनर्जी बॉन्ड थे, 2 हाई एनर्जी बॉन्ड थे, तो मैंने अभी एक फॉस्फेट को हटाया है। इसी तरीके से मैं दूसरा भी तो हटा सकता हूँ, हटा देते हैं। फिर अगर मैंने दूसरे बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस किया, दूसरे बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस किया, तो डाई फॉस्फेट से बना देगा मोनोफॉस्फेट प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड साथ में 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। अप्रॉक्सीमेटली इतना एनर्जी निकल जाएगा दूसरे फॉस्फेट के बॉन्ड से भी, ओके। और ये जो रिएक्शन होता है, मैं यहाँ पे टर्म बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल मीन्स अगर हमने AMP में एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ें, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अगर हम जोड़ेंगे तो उस केस में हमें इतना एनर्जी देना पड़ेगा। अगर हमने इतना एनर्जी दे दिया तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ADP का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। अगर आपने मेरा फोटोसिंथेसिस का लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने फॉस्फोराइलेशन बताया हुआ है, RYLATION। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर हम ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ दें और इतनी एनर्जी हम दे दें, ये बॉन्ड बनाने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है,
तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक एडीपी से एक एटीपी के फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आंसर होगा 7.3 किलो कैलोरी। कल भी मैंने बताया था कि एक एटीपी के हाइड्रोलिसिस से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी इस बात का जिक्र किया हुआ है। तो आइए यहाँ पे ये प्रोसेस क्या लिखा जाएगा, फॉस्फोराइलेशन। ओके, आप पूरा लिख लीजिए। यहाँ पे ये क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। और ये जो रिएक्शन है कैसी रिएक्शन होगी, इट इज़ एन रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, इट इज़ एन रिवर्सिबल रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो हम फाइनली यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि एटीपी क्या होता है, प्रिंसिपल एनर्जी कैरियर इन सेल लिख सकते हैं। प्रिंसिपल एनर्जी कैरियर इन सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट जब भी होगी तो इसी एटीपी के हाइड्रोलिसिस के बाद ही एनर्जी मिलती है। तो प्रिंसिपल एनर्जी कैरियर आपसे कोई पूछे तो एटीपी होगा, और जीटीपी, एनएडीपी और एफएडी नहीं होगा। जीटीपी, एनएडी और एफएडी नहीं होगा, एटीपी ही है प्रिंसिपल एनर्जी कैरियर। इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो दूसरा एनर्जी, ये जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम, एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड, इसमें दूसरा कंपाउंड देखते हैं अब हम, जीटीपी। पेज पलट के देखिए तो दूसरे नंबर पर मैंने जीटीपी लिखा हुआ है। तो जीटीपी के बारे में देख लिया जाए। जीटीपी का फुल फॉर्म होता है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। तो आइए फिर से गुआनोसिन का वही अगर हम ऑपरेशन कर दें, मतलब इस नेम को हम स्प्लिट करके देखते हैं, तो गुआनोसिन में क्या हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा। गुआनिन आप पूछेंगे क्या होगा, मैं बोलूँगा नाइट्रोजनस बेस है। आप बोलेंगे कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, तो ये होगा प्यूरीन। ओके, कैसा नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरीन है। और साथ में इसमें क्या होगा, राइबोस सुगर होगा। कैसा सुगर है, एल्डोपेंटोज है। क्यों, क्योंकि ये 5 कार्बन का है। कैसा सुगर है, एल्डोपेंटोज है। एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। और ट्राइफॉस्फेट मीन्स आप बताएंगे हमें कि 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। 3 PHATE 3 फॉस्फेट यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ओके, तो आप यहाँ से अब बोल सकते हैं कि जीटीपी इज सिमिलर टू एटीपी। जीटीपी किसके सिमिलर है, जीटीपी इज सिमिलर टू एटीपी। पर क्या ह्यूमन में जीटीपी का फॉर्मेशन ऑल टाइम होता है? क्या जीटीपी का फॉर्मेशन ह्यूमन में कहीं होता है? तो जी हाँ होता है, पर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन में। मीन्स कॉमनली तो देखिए प्रिंसिपल लिखा हुआ है, मीन्स मेनली तो एटीपी ही होगा, बट जीटीपी का भी फॉर्मेशन कभी कभी होता है। और कब, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन में ही। ओके, तो हम यहाँ लिख दें ऐसे कि फॉर्म्ड इन सम स्पेसिफिक रिएक्शन। ये हर जगह पे नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन में ही इसका फॉर्मेशन होता है। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन में ही इसका फॉर्मेशन होता है। सिमिलर टू एटीपी है, मीन्स जो एनर्जी जीटीपी की होगी वही एनर्जी एटीपी का भी है। एनर्जी इक्विवेलेंट एटीपी और जीटीपी का सेम होगा। लिख देते हैं ये पॉइंट कि एनर्जी इक्विवेलेंट of ATP and GTP is सेम। दोनों का एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो एक लास्ट पॉइंट जीटीपी के बारे में देख लिया जाए कि जो जीटीपी होता है वो कैन बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये पॉइंट क्यों देख रहे हैं,
क्योंकि ये सारे पॉइंट का हमारे रेस्पिरेशन में यूज होगा। ये जो पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, कन्वर्टेड इनटू एटीपी, ये क्रेब्स साइकिल में एक जगह पे हमें ऑब्जर्व होता है कि जीटीपी फॉर्म होता है और कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। जीटीपी फॉर्म होता है और कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, ऐसा क्रेब्स साइकिल में दिखता है। किस तरीके से होगा? ये जो जीटीपी है वो एडीपी के साथ में, डाईफॉस्फेट वाले के साथ में रिएक्ट करेगा और यहाँ पे एक एंजाइम होता है, नाम नहीं याद करना है, एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि कहीं पे भी लिखा नहीं है हमारे बुक में, तो इस एंजाइम का नाम नहीं याद करना, और ये बना देता है एटीपी प्लस में जीडीपी। मीन्स यहाँ से एक फॉस्फेट मूव कर जाएगा एडीपी के पास में। ओके, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए एक नोट पॉइंट हो जाए छोटा सा। ये नोट पॉइंट मैंने फोटो रेस्पिरेशन चैप्टर में भी बताया है और यहाँ भी बता रहा हूँ, और ये एज अ एंजाइम को याद करने का ट्रिक है कि व्हेन एटीपी यूज्ड और प्रोड्यूस्ड, कोई भी ऐसा रिएक्शन हो जहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है या फिर तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस केस में एंजाइम कौन सा चाहिए होगा? एंजाइम रिक्वायर्ड कौन सा होगा? काइनेज। ये एंजाइम आपको याद रखना होगा। हम यूज़ करेंगे काइनेज एंजाइम को बहुत जगह पे, आप देखिएगा अभी काइनेज एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में ही कई जगह पे यूज़ होगा। तो जहाँ पे भी एटीपी प्रोड्यूस होगा या फिर तो एटीपी किसी रिएक्शन में यूज हो रहा है, तो उस टाइम पे जो एंजाइम होगा वो होगा काइनेज। और ये एक एंजाइम को याद करने का मैं ट्रिक दे रहा हूँ, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए आप। ओके, तो ये दूसरा कंपाउंड जो जीटीपी था उसे हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद थर्ड कंपाउंड एफएडी और एनएडी की तरफ चलना है। थर्ड कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा? एनएडी। एनएडी इसका फुल फॉर्म होता है निकोटीनामाइड। निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका भी फॉर्मेशन रेस्पिरेशन में होता है कई जगह पे। एनएडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, एनएडीपी का फॉर्मेशन होता है। साथ में हम एफएडी भी पढ़ लेते हैं क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर हैं। इसका फुल फॉर्म है फ्लेविन और यहाँ पे हो जाएगा वही एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो एनएडी एंड एफएडी, तो ये दोनों क्या होते हैं? इन दोनों के बारे में अगर मैं एक सिंगल टर्म में बोलूँ तो ये दोनों हाइड्रोजन एक्सेप्टर हैं। क्या है? बोथ आर हाइड्रोजन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन मीन्स H+ के एक्सेप्टर है। ये दोनों H+ को एक्सेप्ट करते हैं। H+ को एक्सेप्ट कैसे करेंगे देखते हैं। तो NAD जब H+ को लेता है 2 टाइम्स ऑफ H+ को, तो ये NADH2 बना देता है। और FAD जब H+ को लेता है तो FADH2 का फॉर्मेशन होता है। ओके, FADH2 हम देखेंगे अभी रेस्पिरेशन में बहुत जगह पे NADH2 बनेगा, बहुत जगह पे FADH2 बनेगा। तो इस प्रोसेस को देखें। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, NAD और FAD दोनों में हाइड्रोजन ऐड हुआ, मीन्स दोनों का रिडक्शन होता है। दोनों का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो एक पॉइंट और देख लें कि अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? व्हेन, ये पॉइंट इसी के नीचे आप लिखिएगा, व्हेन NADH2 ऑक्सीडाइज्ड इन ETS। ऑक्सीडाइज कहाँ पे होगा? ETS मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में। आपको पता है ना, ETS के ही थ्रू ATP का फॉर्मेशन होगा। आपने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो वहीं पे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के थ्रू क्या फॉर्म हो रहा था? ATP का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पे भी वही होगा कि व्हेन NADH2 ऑक्सीडाइज्ड इन ETS, NADH2 ETS में जाएगा। आप अभी यहाँ पे इतना समझिए कि NADH2 को जब हम ETS के प्रोसेस में भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब इसे हम भेजेंगे,
NaDH2 को जब हम ETS में भेजेंगे तो इस एक NaDH2 के ऑक्सीडेशन से इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और 3 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, प्लस ये NAD वापस से फॉर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल है, मीन्स इसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और इसी तरीके से हम बोलेंगे व्हेन FADH2 ऑक्सीडाइज्ड इन ETS, ऑक्सीडाइज्ड इन ETS। जब FADH2 ETS में जाएगा, जब FADH2 ETS में जाएगा तो क्या होगा, एक FADH2 से, एक FADH2 के ऑक्सीडेशन से 3 ATP बनेगा? जी नहीं, यहाँ पे 2 ATP बनता है। आखिर इसका राज क्या है, क्या रहस्य होगा इसका कि यहाँ पे 3 ATP और यहाँ पे 2 ATP बन रहा है। इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के, पर अभी यहाँ पे आप देखिए तो इतना आपको याद करना है कि एक NaDH2 से 3 ATP बनता है और एक FADH2 से 2 ATP बनता है। ओके, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो एंजाइम को याद करने का एक ट्रिक यहाँ पे भी हो जाए नोट पॉइंट में, व्हेन NaDH2 का जब यूज होगा और ये क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए, और या फिर तो और बड़ा सा और, अभी ये छोटा वाला और था, बड़ा सा और, FADH2 यूज हो जाए और प्रोड्यूस हो जाए, तो इस केस में जो एंजाइम होता है, एंजाइम रिक्वायर्ड कौन सा होगा, एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड होगा, क्या आपको पता है? डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। डिहाइड्रोजिनेज मीन्स होता है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का रिमूवल कराता है, हाइड्रोजन का रिमूवल कराएगा। जब ये यूज होगा NaDH2 तो हाइड्रोजन का रिमूवल NaDH2 से होगा, जब प्रोड्यूस होगा तो देखिए कहीं और से हाइड्रोजन का रिमूवल करा के NAD में लगाएगा। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है जब NaDH2 यूज हो या प्रोड्यूस हो, एंड जब FADH2 यूज हो या प्रोड्यूस हो। ये याद करने का एक जनरल ट्रिक है। ओके, तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। क्या अब आपको ये एंजाइम 2 याद रहेंगे? 2 एंजाइम मैंने बताया, एक तो काइनेज और दूसरा डिहाइड्रोजिनेज, और दोनों एंजाइम आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इसके बाद एक नोट और हो जाए। देखिए यहाँ पे हम NAD पढ़ रहे हैं, तो NAD कहाँ पे यूज होता है? रेस्पिरेशन में यूज होता है। पर हमने फोटोसिंथेसिस में एक कंपाउंड पढ़ा था NADP। NADP एक कंपाउंड पढ़ा था ना, ये कंपाउंड बनता कैसे है? जब NAD में क्या हो जाए, एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट आ जाए, या फिर तो बोल दीजिए आप एडिशनल फॉस्फेट, ADDTIONAL, एडिशनल फॉस्फेट आ जाए एक NAD में। जो हमने अभी NAD पढ़ा उसमें एक क्या आ जाए, एडिशनल फॉस्फेट आ जाए, तो फॉर्मेशन हो जाता है NADP का। तो फॉर्मेशन हो जाएगा NADP का, और NADP कहाँ पे यूज़ हो रहा था? फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा था। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे इसका हम यूज नहीं करेंगे। आप याद कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ पे P आएगा तो P इज़ फॉर फोटोसिंथेसिस, NADP यूज होगा, और रेस्पिरेशन में P नहीं रहता है, तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ NAD होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऊपर वाला ही फुल फॉर्म मैं कॉपी करूँगा, बस लास्ट में क्या लगा दूंगा? फॉस्फेट। तो इसका फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये फुल फॉर्म मैंने वहाँ पे नहीं बताया था क्योंकि यहाँ थोड़ा समझाना इजी हो गया, तो इस फुल फॉर्म को मैंने वहाँ पे नहीं बताया था फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। अगर फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है इस चैनल से तो ये फुल फॉर्म भी आप उस चैप्टर में नोट कर लीजिए और यहाँ पे भी नोट कर लीजिए। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस में, यहाँ पे हम इसका कहीं नहीं यूज़ करने वाले हैं, एक नोट पॉइंट पे मैंने इसे बता दिया है बस। तो फाइनली एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है
और अब पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस को, और ग्लाइकोलिसिस को आज हम लोग को कंप्लीट कर लेना है और कल के लेक्चर में एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। पहले तो ये ग्लाइकोलिसिस जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। तो इसको जरा स्प्लिट करके, इस वर्ड को हम लोग स्प्लिट करते हैं और इसका मीनिंग देखें। तो ग्लाइकोस मीन्स होता है शुगर, ग्लाइकोस मीन्स होता है शुगर, एंड लिसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। आपने पढ़ा होगा फोटोलिसिस वाटर के सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक डाउन, हाइड्रोलिसिस वाटर के प्रेजेंस में किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन। तो इसी तरीके से लिसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन, या फिर तो आप इसे स्प्लिटिंग भी बोल सकते हैं। स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन होता है। लिसिस मीन्स क्या होता है? स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन, और ग्लाइकोस मीन्स होता है शुगर। तो अभी मैंने बताया कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो 10 स्टेप का रिएक्शन है, 10 स्टेप का रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। ये क्या है? 10 स्टेप का रिएक्शन है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसे कवर किया हुआ है थोड़ा सा। डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था? EMP ने। 3 साइंटिस्ट थे, कौन हो जाएगा? EMBDEN, इम्बेडेन, BEDEN होगा, यहाँ स्पेलिंग सही कर लीजिए। EMBEDEN, मेयरहॉफ एंड पार्नास, 3 साइंटिस्ट थे। पार्नास, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसे डिस्कवर किया था, इसलिए इसे हम इस ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMP पाथवे भी इसे हम बोलते हैं। इतना पॉइंट समझ में आ रहा है? इसे हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। तो ये होता कहाँ पे है? ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, आखिर सेल के किस पार्ट में होता है? तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। इसका साइट क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। ओके, साइट क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। तो इसमें यूज क्या होता है? कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि ओनली मोनोसैक्राइड इज यूज्ड। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ मोनोसैक्राइड ही यूज होता है, कभी भी डाइसैक्राइड या फिर तो पॉलीसैक्राइड नहीं आएगा। मोनोसैक्राइड यहाँ पे बोले तो हेक्सोज शुगर, मोनोसैक्राइड में भी हेक्सोज होता है, पेंटोज होता है, तो इसमें मेनली हेक्सोज शुगर जनरली यूज होता है। बाकी शुगर्स भी यूज हो सकती हैं, पर जनरली हमें हेक्सोज शुगर यूज होता हुआ दिखेगा। तो आप बोलेंगे कि स्टार्च अगर हमने खाया है तो क्या होगा? तो मैं बताऊंगा, अगर आपने स्टार्च खा लिया तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका एंजाइम जो होगा एमाइलेज, वो उसको ब्रेक कर देगा माल्टोज में, एंड फाइनली जो माल्टोज होगा इंटेस्टाइन में जाएगा और एंजाइम उस पर आएगा माल्टेज, और इसको बना देगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। देखिए हेक्सोज शुगर फाइनली बन गया। तो इसी तरीके से आप बोलेंगे मैंने चीनी खा लिया, सुक्रोज खा लिया, तो सुक्रोज का क्या होगा? यहाँ पे एंजाइम आता है इन्वर्टेज या फिर तो सुक्रेज, इन्वर्टेज या फिर तो सुक्रेज एंजाइम आता है। सॉरी, सुक्रोज से एंजाइम यहाँ पे SUCRASE, सुक्रेज एंजाइम आएगा और बनाएगा क्या? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को बना देगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को बना देगा। और अब ये ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है ये एक्ट करेगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह और जाएगा ग्लाइकोलिटिक पाथ पे, ग्लाइकोलिटिक पाथ पे अब ये जाएगा। तो ये जो मोनोसैक्राइड यूज हो रहा है उसका साइटोप्लाज्म में होगा क्या? थोड़ा देख लिया जाए। ये जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोलिसिस के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में। ये पॉइंट मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। ये जो ग्लूकोज है वो
कन्वर्ट हो जाएगा पायरविक एसिड में। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, पायरविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, मीन्स यहाँ पे इसका 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। किस प्रोसेस से? यहाँ पे प्रोसेस जो है ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से ये हो रहा है। तो आप बताइए, मैंने कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या बताया था? कंप्लीट ऑक्सीडेशन में इसके सारे कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट क्या CO2 का फॉर्मेशन हुआ है? नहीं। 6 कार्बन यहाँ पे हैं और ये 3 × में 2 6 कार्बन यहाँ पे भी हैं, तो मीन्स यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये पॉइंट ध्यान दीजिए आप कि ग्लाइकोलिसिस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट और जो निकल के आ रही है कि नो CO2 प्रोड्यूस्ड। जो यहाँ से एक पॉइंट ऑब्जर्व हो रही है वो ये है कि CO2 नहीं प्रोड्यूस होता है। और एक पॉइंट मेरे तरफ से याद कर लीजिए कि नो O2 यूज्ड। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी यूज़ नहीं होता है। ग्लाइकोलिसिस एनाएरोबिक प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन नहीं यूज़ होता, इसलिए एक नोट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूँगा और एक बॉक्स में रख दूँगा उसे कि ग्लाइकोलिसिस को एनाएरोबिक कंडीशन चाहिए होता है। ग्लाइकोलिसिस रिक्वायर्स एनाएरोबिक कंडीशन इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में होता है, तो इसको कैसा कंडीशन चाहिए होता है? एनाएरोबिक कंडीशन मींस ऑक्सीजन फ्री कंडीशन लिख लीजिए, या फिर तो ऑक्सीजन एब्सेंट होगा वहाँ पे, आपको जो समझ में आए वो लिख लीजिए। ऑक्सीजन फ्री कंडीशन चाहिए होता है इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में इसको ऑक्सीजन फ्री कंडीशन या फिर तो एनाएरोबिक कंडीशन चाहिए होता है। तो आप पूछेंगे अगर O2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? O2 का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा, ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने ये पॉइंट प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन से उठाया है। ओके, अगर ग्लाइकोलिसिस तभी होगा जब ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में नहीं है, और इन केस अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अगर थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा, पर अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है साइटोप्लाज्म में तो उस केस में ग्लाइकोलिसिस नहीं होता है, उस केस में ग्लाइकोलिसिस नहीं होता है। इसके बाद आगे आइए, हमने फ्लो चार्ट, जो कल फ्लो चार्ट मैंने बनाया था रेस्पिरेशन का, वहाँ से एक पॉइंट निकल के आया था कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है कॉमन पाथवे है, कॉमन पाथवे है एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। क्या लिख सकते हैं इसे हम? कॉमन पाथवे बिटवीन, कॉमन पाथवे बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में एक कॉमन पाथवे है, मींस दोनों में ही होता है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी होता है और एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी होता है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी होगा और एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि दैट इज ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब एरोबिक में भी हो रहा है, एनाएरोबिक में भी हो रहा है, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। ऑकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। तो इसको आप क्या फंडामेंटल साइकिल बोल सकते हो? तो ग्लाइकोलिसिस को हम फंडामेंटल साइकिल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, या फिर तो इसे कोर साइकिल भी बोल लेते हैं। फंडामेंटल साइकिल क्यों बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनाएरोबिक हो, सारे ही ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। तो इतना पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जो 10 स्टेप रिएक्शन है, देखिए कितने स्टेप का है। 10 स्टेप का जो रिएक्शन है, मैंने उस रिएक्शन को एक स्टेप में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके बीच में जो बाकी के स्टेप्स हैं, आइए उन सारे स्टेप्स को हम पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन पढ़ना है तो उन सारे स्टेप्स को हमें पढ़ना होगा न्यू पेज में। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा?
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज ले लेते हैं, ये क्या होगा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा। ये क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इसलिए इसे मैं बॉक्स में बना दिया हूँ। अब ये करता क्या है? सबसे पहले एटीपी के साथ में रिएक्ट करता है, ऐसे नहीं लिखते हैं। ये करता क्या है? एटीपी के साथ में रिएक्ट करता है और एक नया कंपाउंड बनाएगा। करेगा क्या? देखिए, एटीपी मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, और यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे क्या हुआ? ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और एक एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में। यहीं से तो फॉस्फेट आया। फॉस्फेट कहाँ से आया? एटीपी से आया, और उसने ग्लूकोज को दे दिया। तो यहाँ पे कोई एंजाइम भी यूज़ होगा? तो मैंने बोला हाँ, एंजाइम होगा हेक्सोकाइनेज। एंजाइम का नाम होगा हेक्सोकाइनेज। देखिए यहाँ पे काइनेज आ रहा है, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, इसलिए यहाँ पे हेक्सो लग गया है, और काइनेज आ रहा है। मैंने बताया था जहाँ पे भी एटीपी यूज़ हो या फिर तो प्रोड्यूस हो, वहाँ पे एंजाइम काइनेज जरूर आएगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया है। अब इसका क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में अब इसमें कन्वर्ट होगा। तो आप बताइए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? आइसोमर हैं। तो आइसोमर है तो एंजाइम कौन सा आएगा? आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में पहले रिएक्शन की तरह काम होगा। पहले रिएक्शन में क्या हुआ था? एटीपी कन्वर्ट हुआ था एडीपी में, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो एक फॉस्फेट जो आएगा वो कहाँ पे जाएगा? आप पूछते हैं हमसे, तो मैंने बोला फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट बना लेगा। डाईफॉस्फेट बना लेगा मतलब फ्रक्टोज में ही जो 6 फॉस्फेट था उसके फर्स्ट पोजीशन पे भी एक फॉस्फेट जाके चिपक जाएगा, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा काइनेज ही होगा, पर यहाँ पे फ्रक्टोज है, फॉस्फेट यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम है उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। देखिए एंजाइम का इसमें मेन नाम काइनेज ही इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पे हेक्सोकाइनेज मैंने लिखा है, कुछ कुछ बुक में दिया हुआ है ग्लूकोहेक्सोकाइनेज, और यहाँ पे दिया है फ्रक्टोहेक्सोकाइनेज। यहाँ पे फ्रक्टोहेक्सोकाइनेज दिया है, कुछ कुछ यहाँ पे फॉस्फोग्लूकोहेक्सोकाइनेज दिया है। मीन्स एंजाइम का जो काइनेज टर्म है वही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और बाकी जो लिखा हुआ है वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है। नोट कर रहे हैं आप? बाकी जो कुछ भी लिखा गया है वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखा गया है। अब इस पे क्या होगा? जो फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट है, यहाँ पे एंजाइम दौड़ के आएगा एल्डोलेज। एल्डोलेज ये एंजाइम आ जाएगा। ये एल्डोलेज एंजाइम आएगा तो इस कंपाउंड को, जो कि अभी तक 6 कार्बन का था, अभी तक जो भी प्रोसेस चला 6 कार्बन का था, इसको 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में ब्रेक कर देगा। 3 कार्बन का 2 कंपाउंड कौन सा होगा? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड 3-डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड 3-डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब यहाँ पे से मैं थोड़ा सा आपको फोटोसिंथेसिस में बताना चाहूँगा क्या हुआ था। देखिए ये प्रोसेस हम ग्लाइकोलिसिस का पढ़ रहे हैं, और फोटोलिसिस के रीजनरेशन को हम, डार्क रिएक्शन के रीजनरेशन को हम रिवर्स ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। आप पेज पलटिए और देखिए वहाँ पे इसी का उल्टा काम हो रहा था। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बना रहे थे, इसका उल्टा काम वहाँ पे हो रहा था, और फाइनली ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा था। आप पेज टर्न करके देखिए, आपको इसी का उल्टा मिलेगा। ज़रूर एक बार टर्न करके पेज देखिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है वो चैप्टर, तो पढ़ने के बाद नोटिस कीजिएगा कि उसे रिवर्स ग्लाइकोलिसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि
इसी का रिवर्स प्रोसेस वहाँ पे हो रहा होता है। और वहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि जो 3PgAl है और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये दोनों क्या हैं, ये भी 3 कार्बन का होगा, ये भी 3 कार्बन का होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ साइड में कि जो ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, PgAl मीन फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, तो यहाँ से फॉस्फेट हटा दे तो क्या बचेगा, ग्लिसरल्डिहाइड, जो GlyceralDehydE, और जो ग्लिसरल्डिहाइड है और दूसरा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये 3 क्यों लिखा है, 3 मीन्स थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट है, फॉस्फेट को हटा दे तो क्या बचेगा, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दोनों ही 3 कार्बन के शुगर होते हैं, मीन्स इसको हम ट्रायोज बोलते हैं। ये ग्लिसरल्डिहाइड है तो ये होता है एल्डोट्रायोज, और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन आ रहा है तो ये होता है कीटोट्रायोज। 3 कार्बन के दोनों ही हैं, दोनों ही 3 कार्बन के हैं, बट डिफरेंस क्या है कि एक में एल्डिहाइड प्रेजेंस है और एक में कीटोन प्रेजेंट है। ये नोट में आप साइड में नोट कर लीजिए, कहीं साइकिल के बीच में नहीं नोट कीजिएगा, साइड में नोट कीजिए। मैं अभी यहीं से साइकिल भी प्रोसीड करूँगा। ये नोट हो गया, इसके नीचे से हम साइकिल को आगे बढ़ाएंगे। साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, सॉरी मैंने 2 बार 3 बार साइकिल बोला है, पर ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। ओके, तो ये 3 कार्बन का जो 2 कंपाउंड बना हुआ है, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, किसके प्रेजेंस में, आइसोमरेज के प्रेजेंस में। आइसोमर ही तो है दोनों, एल्डोट्रायोज कीटोट्रायोज, मीन्स ये क्या है, आइसोमर हैं एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो यहाँ पे एंजाइम अब की बार कौन सा आएगा, आइसोमरेज। ओके, थोड़ा सा और मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड का आइसोमरेज यूज हो रहा है। यहाँ पे जो आइसोमरेज यूज हो रहा है ये 6 कार्बन के कंपाउंड को कन्वर्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम हेक्सोज आइसोमरेज भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो आइसोमरेज यूज है वो 3 कार्बन के लिए है, इसलिए इसे हम ट्रायोज आइसोमरेज भी बोलते हैं। ओके, पूरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रायोज आइसोमरेज। तो पूरा नाम आप याद कीजिए, वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग पूरा नाम दिया गया है, तो वो याद कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो होगा क्या, मैंने बताया कि ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। तो फाइनली 2 मॉलिक्यूल 3PgAl का बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl पागल का बन जाएगा। कितने कार्बन का होगा ये, 3 कार्बन का। इसका 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा और आगे का रिएक्शन अब होगा। क्या हुआ यहाँ पे, 3PgAl का 2 मॉलिक्यूल बन गया। आगे रिएक्शन देखते हैं। मैंने बताया था 10 स्टेप रिएक्शन है, आइए स्टेप गिनते हैं। स्टेप को थोड़ा काउंट कर लिया जाए। ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा सेकंड स्टेप, ये हो जाएगा यहाँ पे थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, एंड देन ये फाइनली जो रिएक्शन हुआ है ये 5th स्टेप का होगा। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो 6th स्टेप से पढ़ेंगे। तो जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फॉर्म हुआ है, 3 कार्बन का है, अब इसका क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड अटैक कर देगा, H3PO4। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड आएगा और वो क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के जहाँ पे 1 पे भी फॉस्फोरस लगा देगा और 3 पे भी 1,3-डाई, ये पूरा नाम आप यहाँ पे लिख लीजिए। ये क्या है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और ये क्या है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। देखिए ये जो PgAl है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-डाई फॉस्फो, पूरा नाम लिख दूँ, लिख देते हैं, डाई फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो गया, 1,3-डाई फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। एक फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे लग गया। अब देखिए इसका फॉस्फेट तो लग जाएगा, पर हाइड्रोजन का क्या होगा, आप पूछेंगे हमसे, आप पूछेंगे फॉस्फेट लगा और यहाँ 2 मॉलिक्यूल से काम चल रहा है तो 2 टाइम्स इसका ले लें।
हम लोग 2 PGL पे बात कर रहे हैं ना, तो इसका 2 मॉलिक्यूल ले लें और यहाँ पे फॉस्फेट तो लग जाएगा, हाइड्रोजन का क्या होगा? तो ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो NAD को मिल जाएगा और वो बन जाएगा NADH2। 2 मॉलिक्यूल का काम चल रहा है यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ऑफ NAD कन्वर्ट हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ NADH2 में। 2 टाइम्स ऑफ NAD कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NADH2 में। अब आप गेस कीजिए कि एंजाइम कौन सा होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया हुआ है। अगर आपने पिछले लेक्चर को अच्छे से देखा है तो यहाँ पे एंजाइम होगा डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एंजाइम होगा डिहाइड्रोजिनेज। ओके, आगे रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर ना आप नाम लिखना चाहें तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ऐसा कुछ करके आ जाएगा। तो पर सिंपल यहाँ पे याद रखिए, क्योंकि NCERT में दिया नहीं है, तो आप यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज के नाम से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बन गया? 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया। अब आगे क्या होगा? ये जो 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, अब यहाँ से फर्स्ट पोजीशन वाला फॉस्फेट हट जाएगा। यहाँ पे तो फॉस्फेट जुड़ा, अब फिर हट भी जाएगा और हट के बनाएगा, सॉरी यहाँ पे 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ने ग्लिसरिक एसिड होगा, क्योंकि नीचे भी ग्लिसरिक एसिड ही रहता है ना। यहाँ से ये फॉस्फेट हटता है और बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा का 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ऊपर भी यही होता है, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा, ऊपर भी यही होगा, नीचे भी यही होगा, 1,3-डाई PGA इसको लिखते हैं। ओके, तो यहाँ से एक फॉस्फेट हट रहा है। अब बताइए वो फॉस्फेट का होगा क्या? वो फॉस्फेट ADP के साथ में जुड़ जाएगा और मिल के बना देगा ATP को। अब 2 मॉलिक्यूल पे हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 टाइम्स होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स होगा और यहाँ पे भी 2 टाइम्स होगा। अब एंजाइम की बात आती है, तो एंजाइम आपको पता है काइनेज एंजाइम होगा, बट रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखें तो फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज लिखते हैं। क्या लिखेंगे? फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। मेन एंजाइम का नाम काइनेज ही है, बट रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? अब ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बना हुआ है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 PGA और एंजाइम होता है यहाँ पे म्यूटेज। एंजाइम का नाम आपको यहाँ पे याद करना होगा, होता है म्यूटेज। और याद भी नहीं, थोड़ा सिंपल बना दिया जाए। देखिए 3rd पोजीशन पे है और 3rd पोजीशन से 2nd पोजीशन पे जा रहा है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कुछ म्यूटेशन हुआ है। म्यूटेज एंजाइम है तो आप म्यूटेशन से रिलेट कर लीजिए। ओके, तो ये म्यूटेज एंजाइम क्या करता है? फॉस्फेट को 3rd पोजीशन से निकाल के 2nd पोजीशन पे करता है। अब आप पूछेंगे ऐसा करता क्यों है? ऐसा इसलिए करता है ताकि ये फर्दर कन्वर्ट हो जाए फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड या फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड दोनों सेम है ना, फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था। तो PEP मीन्स क्या है यहाँ पे? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट या फिर तो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल फाइनली बन जाता है और यहाँ पे एंजाइम आता है इनोलेज। इनोलेज एंजाइम इसे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। तो 5 स्टेप तक तो हम लोग देखे थे, 5 स्टेप तक देखे थे। तो ये क्या होगा हमारा? 6th स्टेप का रिएक्शन, ये होगा 7th स्टेप का रिएक्शन, ये होगा 8th स्टेप का रिएक्शन, ये होगा 9th। मतलब फाइनली अब पायरुविक एसिड बनने वाला है। फाइनली ये PEP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। लास्ट रिएक्शन होगा 10th रिएक्शन, जिसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन जाएगा। और यहाँ पे भी क्या होता है? इस प्रोसेस में भी ATP का सिंथेसिस होता है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा? 2 ADP, दूसरा पेन ले लें, 2 ADP प्लस में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ेगा और बना देगा क्या? 2 ATP यहाँ पे बना देता है। तो एंजाइम कौन सा होगा? एंजाइम होगा काइनेज, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंजाइम को थोड़ा ऐसे करके ऊपर लिख दे रहे हैं,
पायरुवेट काइनेज। यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा? काइनेज ही आएगा, बट रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने नाम दिया पायरुवेट काइनेज। ओके, तो ये 10 स्टेप का हमारा जो रिएक्शन था आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसमें से हम कुछ चीज़ नोटिस करें पहले कि क्या असल में हो रहा है। देखिए एटीपी यूज़ कहाँ हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में एक एटीपी यूज़ हुआ और थर्ड स्टेप में एक एटीपी यूज़ हुआ। तो आपको क्या दिख रहा है? 2 एटीपी यूज़ हो रहा है। एंड इधर आइए, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। अब 2 एटीपी यूज़ हो रहा है और यहाँ पे 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है और लास्ट में भी 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। मीन्स टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये फॉस्फोराइलेशन टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम फिर से बताएंगे। ईटीएस के टाइम में ये टॉपिक फिर से पढ़ाएंगे। एसएलपी लिख दे रहे हैं, मीन्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SUBS TRATE लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये पॉइंट मैंने बताया हुआ है फोटोसिंथेसिस में। जब कोई भी एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और उस टाइम पे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में बॉन्ड बना लें। रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, उस एनर्जी का यूज़ करके एडीपी और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बना। तो ये क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मीन्स ये डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। RYLATION, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फोटोसिंथेसिस में बताया है और आगे भी इसे एक्सप्लेन कर देंगे। मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, उस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, वो एनर्जी यूज़ हो गया एटीपी के फॉर्मेशन में। ओके, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एक यहाँ पे हुआ और एक 10th रिएक्शन में भी SLP हो रहा है। 10th रिएक्शन में भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो आप देखिए 2 ATP यहाँ बना, 2 ATP यहाँ बना और 2 ATP शुरू में यूज़ हो रहा था। और क्या हाथ में आया है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 भी बना है। तो आइए इसे एक जगह पे नोट करते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन में हमें क्या दिखा कि जो फर्स्ट स्टेप था और जो थर्ड स्टेप था, इन दोनों में क्या हुआ? एटीपी यूज हुआ है। कितना यूज हुआ है? 1 + 1 यानी कि 2 एटीपी। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2 ATP यूज्ड। 2 ATP यूज हुआ है ना, आप नोट करके उसे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने कॉपी में। फर्स्ट एंड थर्ड रिएक्शन में क्या हुआ? एटीपी यूज हुआ। एंड 7th एंड 10th रिएक्शन में क्या हो रहा था? 7th और 10th रिएक्शन में एटीपी प्रोड्यूस हो रहा था। एटीपी प्रोड्यूस्ड और दोनों रिएक्शन में 2-2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे थे। मीन्स टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस्ड बाई SLP। आप पूरा लिख लीजिए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से प्रोड्यूस हुआ है। SLP से यहाँ पे 2 ATP प्रोड्यूस हुए हैं। तो नेट क्या ATP का हमें दिख रहा है? अगर हम नेट देखें तो 4 प्रोड्यूस हुआ, 2 यूज़ हो गए, यानी कि नेट 2 ATP प्रोड्यूस्ड। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? नेट कितना ATP यहाँ प्रोड्यूस हुआ? नेट 2 ATP प्रोड्यूस हुआ है। और साथ में एक पॉइंट क्या ऑब्जर्व हो रहा है? 2 NADH2 भी प्रोड्यूस हो रहा है। 2 NADH2 भी प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये 2 NADH2 ETS में जाएगा, इफ़ गोज़ इन ETS, देखिए ETS एरोबिक में प्रेजेंट है, एनारोबिक में नहीं। एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंट है। तो अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा या फिर तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ETS होगा, वो NADH2 को कन्वर्ट कर देगा 6 ATP में। एक NADH2 से 3 ATP, याद कीजिए पीछे मैंने क्लियर कर दिया है। एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं। तो ETS में जाने के बाद 2 NADH2 से 6 ATP प्रोड्यूस्ड। और ये 6 कब प्रोड्यूस होगा? ध्यान दीजिए, उसके पहले कंडीशन लिखा है, कंडीशन के साथ याद रखिए वरना गलत हो जाएगा। अगर ETS में गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब गया, तभी ही 6 ATP बनेगा, वरना
नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि NaDH2 बना है मीन्स NAD यूज़ हुआ है, NAD यूज़ हुआ है। पर एक एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड हम लोगों ने और पढ़ा था FAD का कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। FAD ग्लाइकोलिसिस में कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। क्या ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं? क्या ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं? FAD कहीं भी नहीं यूज़ हुआ है। तो क्या एक बार ये जो ग्लाइकोलिसिस हम लोगों ने पढ़ा उसका पूरे रिएक्शन को हम लोग लिख के देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस, देखिए ये शॉर्ट में हम रिएक्शन को लिख रहे हैं। होता क्या है, जो ग्लूकोज है साथ में 2 ATP बन रहा है यानी कि 2 ADP यूज़ हुआ, प्लस में 2 NaDH2 बन रहा है मीन्स 2 NAD यूज़ हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, 10 स्टेप में ये पूरा प्रोसेस 10 स्टेप में हुआ है मीन्स मेनी एंजाइम यहाँ पे यूज़ हुआ होगा, मेनी एंजाइम। और ये प्रोसेस कितने स्टेप में, 10 स्टेप में होने के बाद फाइनली हमें रिजल्ट क्या हाथ में क्या आ रहा है, एक ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है, उससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड हाथ में आया, प्लस 2 ADP कन्वर्ट हो गया 2 ATP में। देखिए नेट गेन ATP कितना है, 2 ही तो है, और 2 NaDH2 है, तो 2 NAD कन्वर्ट हो गया 2 NaDH2 में। ये ग्लाइकोलिसिस को हमने एक रिएक्शन में लिखा और वो भी पूरे प्रोडक्ट के साथ में लिखा है कि क्या प्रोडक्ट आखिर बनेगा इस रिएक्शन में। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। नेट गेन इस रिएक्शन से आप देख सकते हैं कि नेट गेन 2 ATP का हुआ है, 2 NaDH2 बना है, 2 पायरुविक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड में 2 पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 5-7 मिनट का 10 मिनट का और लेक्चर है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ ATP कर लिया जाए, कैलकुलेशन ऑफ ATP का कैलकुलेशन एरोबिक और एनारोबिक में। तो पहला केस हो जाएगा एरोबिक में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है उसमें श्योर है कि ETS क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ETS प्रेजेंट होगा। और ETS प्रेजेंट होगा तो देखिए क्या होगा, नेट गेन तो पहले तो आप पूरा यहाँ लिख लेते हैं। 2 ATP क्या हो रहा है यहाँ पे, यूज़ हो रहा है, हुआ 4 ATP प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, SLP से। और साथ में क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2, देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2। अगर ये ETS में गया, देखिए ये जो कंपाउंड बना है ज़रूरी नहीं है कि ये ETS में जाएगा, पर हम आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस का ये जो NaDH2 बना है ये ETS में जाएगा ही जाएगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देख ये जो हम लोगों ने 10 स्टेप को पढ़ा है ये श्योर नहीं है कि 10 स्टेप पूरा कंप्लीट होता होगा हर बार। कुछ टाइम ऐसा भी होगा कि 7th स्टेप में जो प्रोडक्ट बना है वो कहीं और रिक्वायर्ड होगा तो यूज़ हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये जैसे अगर आप मानिए कि प्लांट की बात है, प्लांट में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी तो ये चीज़ रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चल रहा है यहाँ से ये चीज़ हट के फोटोसिंथेसिस में चला जाए, और फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे भी आ सकता है, ये चीज़ फोटोसिंथेसिस में चला जाए और फोटोसिंथेसिस का यहाँ भी आ सकता है। पर जो भी हम पढ़ रहे हैं हम आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज हमने उठाया है, ये जो ग्लूकोज हमने लिया है ये कंप्लीट करेगा रिएक्शन को। ऐसा आइडियल हम मान के चल रहे हैं, पर सेल में ऐसा होता नहीं है। सेल में तो कई सारे रिएक्शन हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो रहा है, कैटाबॉलिक रिएक्शन भी हो रहा है। तो उसमें बनना बिगड़ना बनता रहेगा, होता रहेगा, है ना। तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं आइडियल कंडीशन मान के पढ़ रहे हैं कि ये ग्लूकोज अपने पाथवे को कंप्लीट करेगा। ये ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को हम बढ़िया वाला ग्लूकोज मान रहे हैं। बढ़िया वाला आप समझ रहे हैं ना, वही जो आप समझ रहे हैं
बढ़िया वाला ग्लूकोज मतलब ये आइडियल ग्लूकोज मानिए कि आइडियल कंडीशन हमने माना है कि ये ग्लूकोज अपना रिएक्शन स्टार्ट किया है तो कंप्लीट करेगा, विश्वास कर लिया है हमने इस ग्लूकोज पे। आइए आगे देखते हैं। ये जो 2 NADH2 है अगर ETS में गया तो ETS में जाके 2 × में 3 ATP बनाएगा। एक NADH2 से 3 ATP प्रोड्यूस्ड आप पूरा लिखिए और इसे आप लिखिएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, और इस फॉस्फोराइलेशन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये जो ATP बना है ETS में, यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब नेट देखिए आप, यहाँ पे 6 ATP है और ये 4, 10 ATP तो प्रोड्यूस हो रहा है और 2 यूज़ हो रहा है, मीन्स नेट 8 ATP प्रोड्यूस होगा। नेट 8 ATP प्रोड्यूस होगा किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट 8 ATP प्रोड्यूस होगा। ETS आपको पता है ना कहाँ चलता है, एक छोटा सा नोट भी हो जाए। ETS चलता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसा कहाँ पे? यूकैरियोट में। यूकैरियोट में कहाँ चलेगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बट प्रोकैरियोट में क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो प्रोकैरियोट में ये सेल मेम्ब्रेन में चलता है। कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन में। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है? मीसोसोम होता है। मीसोसोम क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कल भी ये पॉइंट मैंने बताया था। और ETS का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हम लोग देखेंगे जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा और जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो ये नोट हो गया एक छोटा सा बीच में। तो कैलकुलेशन ऑफ ATP देख रहे थे हम, एरोबिक में तो देख लिया। आइए एनएरोबिक में देखते हैं कि एनएरोबिक में कैलकुलेशन ऑफ ATP क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड क्या है, ये दोनों कंपाउंड है, इसी को तो हम बोलते हैं एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड। हमने इसी के बारे में तो पढ़ा था। और यही क्या है? एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड। ये क्या हो जाएंगे? एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड है ना? समझ रहे हैं आप? ये क्या है? एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड है। सेकंड नंबर पे जाते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर चलेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? ग्लाइकोलिसिस के बाद अगर एरोबिक रेस्पिरेशन चला तो ये कहानी हमें दिखेगी। अगर ग्लाइकोलिसिस के बाद एनएरोबिक रेस्पिरेशन चला तो क्या कहानी दिखेगी? अब देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ETS प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है? एब्सेंट होता है, बट प्रेजेंट भी होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? थोड़ा सा आप सोचिए, समझ में आ जाएगा। आज का लेक्चर तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। एनएरोबिक में अगर ऑब्लिगेट एनएरोबिक है तो उसमें ETS क्या होगा? एब्सेंट होगा। बट फैकल्टेटिव एरोबिक होगा। अगर इन केस फैकल्टेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो वहाँ पे ETS प्रेजेंट होगा। ये बात आप मानते हैं या नहीं? देखिए जब फैकल्टेटिव एरोबिक मीन्स ये तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन यूजुअली करता है। फैकल्टेटिव एरोबिक का मतलब क्या है? डेफिनेशन आप वापस से जाइए देखिए। यूजुअली ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, बट ऑक्सीजन मिल गया तो एरोबिक भी कर देगा। फैकल्टी को अपने चेंज करके एरोबिक भी कर देगा। ये पॉइंट आप समझ रहे हैं? एरोबिक भी कर देगा। तो वहाँ उस केस में एरोबिक कर देगा मतलब ETS श्योर है कि प्रेजेंट होगा। ETS प्रेजेंट होगा। तो आइए यहाँ पे कैलकुलेशन देख लें। कैलकुलेशन देख लिया जाए। नेक्स्ट पेज में देख लें क्या? ये पॉइंट आप यहाँ मैंने इतना लिखा है, इसके बाद नेक्स्ट पेज में है, नोट कर लीजिएगा आप साथ में, उसी के नीचे आप नोट कीजिए। कैलकुलेशन चल रहा है। हमने देखा कि इसमें भी क्या होगा? 2 ATP तो यूज्ड है और क्या है? 4 ATP प्रोड्यूस्ड है और 2 ATP यूज्ड है, 4 ATP प्रोड्यूस है। प्रोड्यूस कहाँ से हुआ है? SLP से। बट
यहाँ पे अगर NADPH2 का 2 केस होगा, NADPH2 नहीं, NADH2 का 2 केस होगा, अगर ये ETS में गया, इन केस ऐसा एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जिसमें ETS प्रेजेंट है, तो ETS में अगर गया, ETS में प्लस मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये ETS में गया तो क्या बना देगा, 6 ATP बना देगा, प्रोड्यूस कर देगा। अगर ETS प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मैंने एक्सप्लेन किया, ध्यान दीजिए। अगर ETS प्रेजेंट है और ETS में गया तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। अगर गया तो, नहीं गया तो कोई बात नहीं, फॉस्फोराइलेशन कर देगा और उस केस में 6 ATP बन जाएगा। और अगर ETS है ही नहीं, या फिर तो ETS होने के बाद भी नहीं गया, ETS या फिर तो है ही नहीं सेल में, या फिर तो ETS है बट NADH2 ETS में गया क्यों नहीं, मतलब गया नहीं, और क्यों नहीं गया ये भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ETS नहीं है या फिर तो ETS में नहीं गया, यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूँ, ETS में नहीं गया। ETS में अगर नहीं गया या फिर तो ETS है ही नहीं, तो इस केस में क्या होगा, 0 ATP प्रोड्यूस्ड, 0 ATP प्रोड्यूस्ड। क्यों, क्योंकि ETS नहीं है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, इस केस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ETS में, ETS है पर ETS में नहीं गया, तो ऐसा क्यों होगा, ETS में आखिर क्यों नहीं जाएगा। ETS में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि NADH2 रिक्वायर्ड होता है। इस कंडीशन को देखिए, इस कंडीशन को मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ETS, इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ETS एब्सेंट होगा इन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में, इन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। और एनएरोबिक में हम कौन सा लिख दें, यहाँ पे ऑब्लिगेट एनएरोबिक में ETS एब्सेंट होगा, तो वहाँ पे इस NADH2 का क्या होगा, ये NADH2 यूज्ड इन फर्मेंटेशन रिएक्शन। हाँ जी हाँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये तो मैं जादू वाला हो गया, फर्मेंटेशन। मेले में जाइए तो वहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं, जी हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, आपका ध्यान किधर है, फर्मेंटेशन इधर है। तो NADH2 कहाँ पे यूज़ हो जाएगा, फर्मेंटेशन में यूज़ हो जाएगा। अगर ETS में नहीं जा रहा है तो वो NADH2 फर्मेंटेशन में यूज हो जाता है। NADH2 यूज्ड इन फर्मेंटेशन। यहाँ पे मैंने 2 केस बताया, यहाँ पे 2 केस बताया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें नेट गेन ऑफ ATP कितना होगा, अच्छा इसको आप नोट में लिख लीजिए, ये आप नोट में लिख लीजिए। और नेट गेन हम एनारोबिक का निकालते हैं, एनारोबिक का नेट गेन ये क्या हो जाएगा, देखिए नोट्स को थोड़ा सही से आप बनाइए, यहाँ से इसको आप एक नोट पॉइंट में डाल दीजिए और ये पॉइंट लास्ट में जो एनारोबिक पढ़ाया ना उसके नीचे लिखिए। एनारोबिक के नीचे आप क्या लिखेंगे, 2 ATP वहाँ पे यूज़ हो रहा है, 4 ATP प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी के नीचे कंटिन्यू कीजिए कि वहाँ पे NADH2 से 0 ATP बना। NADH2 से कितना ATP बन गया, 0 ATP बन गया, और 0 ATP बन गया तो नेट गेन ऑफ ATP एनारोबिक में कितना दिखा, 4 प्रोड्यूस हो रहा है, 2 यूज़ हो गया, मीन्स 2 ATP का नेट गेन है। मैं यही पॉइंट बताने के लिए थोड़ा सा यहाँ वो किया हूँ, इस पॉइंट को नोट में डाल दीजिए। देखिए कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट कीजिएगा, मैं वापस से यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट जो होगा ये नोट में होगा, काट नहीं रहा हूँ, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट किस में हो जाएगा, नोट में हो जाएगा। और एनारोबिक में ये पॉइंट लिख लीजिए, 2 ATP वहाँ पे यूज्ड है, 4 ATP प्रोड्यूस्ड है, NADPH2 से 0 ATP बना है, मतलब 4 ATP हो गया। ये कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, मैं भी लिख देता हूँ आपके साथ में। क्या होगा, 2 ATP यूज्ड होगा प्लस 4 ATP प्रोड्यूस्ड होगा। किससे प्रोड्यूस होगा, SLP से प्रोड्यूस होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, NADH2 से 0 ATP आएगा।
ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ETS एब्सेंट है। NaDH2 से कितना ATP आएगा? 0 ATP आएगा। तो यहाँ पे आप नेट गेन देखिए, 4 ATP प्रोड्यूस हुआ, 2 ATP यूज हुआ, नेट ATP बनेगा 2 ATP बन जाएगा। और ये NaDH2 कहाँ जाएगा? फर्मेंटेशन में जाएगा। और इसी पॉइंट को मैंने नेक्स्ट पेज में नोट पॉइंट में जो लिखवाया है, देखिए ये चीज़ अब यहाँ से काट दे रहा हूँ, वहाँ पर लिख दिए हैं, थोड़ा सा खिचड़ी बन गया ना। तो ये पॉइंट नोट में हो जाएगा कि जो NaDH2 है वो ETS प्रेजेंट होगा तो 6 ATP बना देगा, ETS एब्सेंट होगा तो 0 ATP बनाएगा। अब ETS प्रेजेंट किस में होगा? यहीं पे अगर लिख दें तो ये होगा ऑब्लिगेट एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, ऑब्लिगेट एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ETS कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑब्लिगेट एनएरोबिक में। क्यों प्रेजेंट होगा आपको समझ में आया ना? ऑब्लिगेट एनएरोबिक में एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। ऑब्लिगेट एनएरोबिक में एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। कब होता है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कई बार, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्लिगेट एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसलिए वहाँ पे ETS भी प्रेजेंट हो सकता है और वहाँ पे ये केस चल सकता है। और अगर ETS में नहीं गया तो ये केस होगा, वो फर्मेंटेशन में यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, जब फर्मेंटेशन या फिर तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। वो जो फ्लो चार्ट बना है उसमें देखिए तो आधा प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया। उस फ्लो चार्ट से इतना हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर तो इसी को हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को पढ़ के आइएगा, कल के दिन पे कुछ नया भी आपको मिलने वाला है, कुछ नया मिलेगा जो कि NCERT में एक पॉइंट नहीं दिया है वो भी मिलेगा। तो ये आप कल के दिन पढ़ के आइए। एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर देंगे। और एरोबिक रेस्पिरेशन का 2 प्रोसेस, दैट इज़ लिंक रिएक्शन और साथ में क्रेब्स साइकिल, इतना ख़त्म भी कर देंगे। और जो तीसरा प्रोसेस है ETS, वो एक नया लेक्चर में आएगा। ओके, तो कल के लेक्चर में हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन का ये इतना पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन का लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, इतना तक कल के लेक्चर में हम देख लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। स्पेलिंग भी नहीं सही हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।